हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर सक्सेस चैनल में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया कि आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के बारे में। और सब्जेक्ट कौन सा है? तो वो है सब्जेक्ट आपका सीडीपी। तो सीडीपी सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। मुख्य बिंदु रहेगा आपका बाल विकास, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट की बातें होंगी। और टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से हैं कि अगर आपने अपने जो नोट बनाए होंगे या डीएलएड पढ़ा होगा, आपने बीएड पढ़ा होगा, तो जो आपने नोट बनाए होंगे अगर उसको भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये जो 25 क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से आप कर ले जाएंगे। और ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। कुछ अलग क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग साहब के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने जो टेट आपका हुआ है वहाँ पे आप लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा इन लोगों की ने धूम मचा रखी थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस की। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, यानी कि 25 ही क्वेश्चन है। उन क्वेश्चंस के बारे में बात की जाएगी। तो पहले क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि बाल विकास इनका अध्ययन है। कहा जा रहा है कि बाल विकास किसका अध्ययन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, और गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं। अब तीन ऑप्शन आपके पास बचते हैं। तो डेवलपमेंट, जब भी आप विकास पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि जब हम अभिवृद्धि और विकास पढ़ते हैं तो दो डिफरेंस इसमें होते हैं। जो एक हो जाता है आपका कि जो विकास है वो जीवन पर्यंत में चलता है। ऐसा नहीं है कि अभिवृद्धि की तरह एक टाइम आता है, एक आपकी एज आती है तो वहाँ तक आपका जो है अभिवृद्धि है, जो शारीरिक विकास है वो रुक जाता है। लेकिन जो आपका डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो दूसरा क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है। मेन डिफरेंस पूछ रहा है किसमें? बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में। ऑप्शन देख लेते हैं। अध्ययन पद्धतियों में, क्षेत्र में, कार्य में, उपयुक्त में से कोई नहीं। दूसरे ऑप्शन को अगर आप ध्यान से, दूसरे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है कि अध्ययन पद्धति जो है दोनों की एक ही है, सेम। क्योंकि विकास, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान में दोनों बातें एक हो जाती हैं कि बच्चे पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चे का विकास किस प्रकार से हुआ, और उनके अध्ययन की जाती है, बाल मनोविज्ञान में भी बाल विकास में। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अंतर पूछा जा रहा है, मुख्य अंतर। तो क्षेत्र अलग है। किस प्रकार से क्षेत्र अलग है मैं बता दूं आपको। बाल मनोविज्ञान में सिर्फ ये जाना जाता है कि बच्चा जो है किस प्रकार से जन्म लेता है या उनकी व्यवहारात्मक प्रक्रियाएं क्या हैं, बाल मनोविज्ञान में ये जाना जाता है। और वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उनके संवेग किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, और किस प्रकार से जो बच्चा है वो इन्वायरमेंट की तरह या अपने आसपास पड़ोस को देखकर क्या सीख रहा है, तो ये बाल मनोविज्ञान जानता है। लेकिन बाल विकास क्या है? बाल विकास का क्षेत्र ये हो जाता है कि क्यों क्यों ये हो रहा है, आखिर क्या कारण है कि बच्चा जो है अपने इन्वायरमेंट में रह के इन चीज़ों को अनुकरण कर रहा है या सीख रहा है। और अगर वो नकारात्मक एक्टिविटीज़ हैं तो उन पे क्या है, उपचारात्मक प्रविधियां लगाई जाती हैं। ये आप जानते हैं, कोई समस्या है तो उसका समाधान बाल विकास में होता है, और जबकि बाल मनोविज्ञान सिर्फ उसका अध्ययन करता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कोशिश तो हम यही करेंगे कि बहुत ज़्यादा टॉपिक लेंदी ना हो, क्योंकि आप जानते हैं सीडीपी जो है या पेडागोगी सेशन जो भी है वो बहुत लेंदी हो जाता है। लेकिन हम थोड़ा सा कम कन्वर्सेशन करेंगे और तेज चलेंगे। क्वेश्चन की बात कर लीजिए, तीसरा, बाल विकास इनका अध्ययन है, किसका अध्ययन है। देखिए, दो, पहला क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन एक ही है लेकिन ऑप्शन अलग अलग हैं। तो सी टेट में, खासकर सी टेट में सबसे ज़्यादा जब पेडागोगी सेशन आता है तो इसी तरह से ऑप्शन हमें फंसा लिए जाते हैं। और हाँ, सबको पता है कि सभी लोगों ने जो है कि अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, सभी लोगों ने पढ़ा है, लेकिन एक वर्ड का जो कन्फ्यूजन होता है वो हमारा 1 नंबर ले जाता है। उसी को दूर करने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। देखिए, ऑप्शन पढ़ते हैं। बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है, बालकों के व्यवहारों का अध्ययन करता है, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व या उनके कारकों का अध्ययन करता है। तो आप बताइए तीसरे का क्या ऑप्शन हो सकता है सही? तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल विकास विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, और उसका सोल्यूशन भी देता है, उपचारात्मक
प्रवृत्तियाँ भी होती हैं बाल विकास में। बालकों के व्यवहार का भी अध्ययन होता है और उनके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की भी बात होती है। आगे देख लेते हैं। बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है किसके लिए? बालकों के उचित पालन पोषण के लिए, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए। तो देखिए, बाल विकास का जो मुख्य महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है, जब अध्ययन की बात की जाती है कि बालक, ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है उसका उचित पालन पोषण हो। उचित पालन पोषण की बात अलग हो जाती है, ये एक प्रकार से बायोलॉजिकल, यहाँ तक कि आप सीडीपी में भी इसको पढ़ते हैं और पढ़ा जाएगा इसको। लेकिन बाल विकास का जो अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है कि बालक के सर्वांगीण विकास, उसका पालन पोषण भी सही हो, व्यवहार का नियंत्रण भी हो, एक अच्छा नागरिक भी हो, बच्चा सकुशल हो, उसकी आईक्यू लेवल अच्छी हो, अगर कम है तो कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये सारी चीज़ों पर जो ध्यान देता है वो होता है आपका बाल विकास। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालक मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या अंतर है, या बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर है, क्या है? क्षेत्र में, उद्देश्य में, दृष्टिकोण में, इन तीनों में। तो अगर बात कर ले पाँचवें के सही आंसर की, तो आप देख रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान जो है उसमें जो है ये क्षेत्र में भी अलग है, उद्देश्य में भी अलग है, दृष्टिकोण में भी अलग है। जैसे बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो बालक के व्यवहार पर है, ठीक है, वो अध्ययन करता है। उद्देश्य है कि उसका व्यवहार किस प्रकार से और किस किस एज में जाके व्यवहार और संवेग अलग अलग हो रहे हैं, बाल मनोविज्ञान की ये बात है। लेकिन विकासात्मक जो मनोविज्ञान है इसमें बालक के ही बारे में पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, और इसका दृष्टिकोण, उद्देश्य और क्षेत्र दोनों अलग हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन तीनों में जो है बाल मनोविज्ञान विकासात्मक मनोविज्ञान से अलग है, ठीक है। आगे देखते हैं, वृद्धि का अर्थ है। वृद्धि यानी कि अभिवृद्धि, जो आप पढ़ते हैं, जैसे अभिवृद्धि और विकास में अंतर बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। अब के क्वेश्चन बहुत लेंदी आते हैं, जैसे सीटेट इस बार अगर आप दिए होंगे तो आपने जाना होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और किस प्रकार से वाइगोस्की और पियाजे कोहलबर्ग साहब ने अपनी बातें रखी थी, और विकास से संबंधित भी आए थे क्वेश्चन। तो देखा जाए कि क्या है वृद्धि का अर्थ। आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना, केवल बाहरी अंगों का बढ़ना, केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना, या मानसिक व शारीरिक व मानसिक रूप से बढ़ना। वृद्धि का अर्थ क्या है? देखिए, जब वृद्धि की बात होती है तो अभिवृद्धि सिर्फ शारीरिक अंग जो आपके बढ़ रहे हैं, जो आंतरिक या बाह्य जो आपके अंग बढ़ते हैं, उन पर बातें होती हैं, ठीक है, कि बालक किस वर्ष में कितना उसका वजन हो जाएगा, कितनी लंबाई होगी, शरीर का वजन, लंबाई, और इस तरह से बातें होती हैं। तो आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना वृद्धि का अर्थ है। समझाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन ज़्यादा टाइम होगा, इसी वजह से चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं, कैसे होते हैं? डेवलपमेंट में जो अंतर आते हैं, डिफरेंस आते हैं टाइम टू टाइम, उनकी बात हो रही है। रचनात्मक और विनाशात्मक, रचनात्मक, विनाशात्मक और शारीरिक। जब विकास की बात की जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें, जो रचना या जो परिवर्तन होगा वो हमेशा क्रिएटिव होगा, रचनात्मक होगा, या हमेशा जो बात होगी वो होगी ये कि अच्छा ही है, कोई समस्या नहीं है, ये बात तो ऐसा नहीं होगा। विकास कैसा हो सकता है? रचनात्मक भी हो सकता है और विनाशात्मक भी हो सकता है। बच्चा जिस एनवायरनमेंट पे रहेगा, जो अपने आसपास पड़ोस से सीखेगा, बच्चा वही सीखेगा। तो वही बात है कि वो रचनात्मक भी हो सकता है और विनाशात्मक भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, विकास के क्षेत्र हैं, क्या है विकास के क्षेत्र? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और ये तीनों। तो जैसा कि आठवें की अगर बात कर ली जाए तो विकास का क्षेत्र है बिल्कुल शारीरिक भी है, मानसिक भी है और सामाजिक भी है, ये तीनों हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी या तीनों। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हरलॉग जागे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हरलॉग जी पे। सी टेट इस बार जो हुआ, या यूपी टेट आपका जो अब तक आपने दिया होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं गया होगा जिसमें आपको हरलॉग जैसे क्वेश्चन नहीं मिले हों, या विकास से संबंधित, या उपचारात्मक शिक्षा से संबंधित, व्यवहारात्मक शिक्षा से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, सब पे बात की जाएगी। तो पहले देख लेते हैं, हरलॉग के अनुसार शैशवावस्था है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इन्होंने, हरलॉग जी ने सभी मनोवैज्ञानिकों से हटकर जो है अपनी तिथियों को, अपने जो है नियमों को रखा है,
तथ्य और इनके जो नियम हैं वो अलग हैं। तो देख लेते हैं क्या है। जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 सप्ताह तक, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक या गर्भाधान से 2 वर्ष तक। तो जब हरलॉक साहब की बात होती है, हरलॉक जी की बात होती है, तो वो कहते हैं हमेशा कि वो हमेशा शिशुअवस्था को उन्होंने जन्म से मात्र 14 डेज़ का माना हुआ है। कितने डेज़ का? 14 डेज़ का। ये आपको याद रखना है। और हरलॉक जी के बारे में बात कर ली जाए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि हरलॉक जी ने गर्भकालीन अवस्था दिया। इन्होंने एक पहला आप लिख लीजिए, अगर कुछ लिखने में प्रॉब्लम होती है या आप सुन के लिख लीजिए। गर्भकालीन अवस्था की जब बात होती है तो इन्होंने इसको गर्भाधान से जो है जन्म तक माना था, जन्म तक माना था। ठीक है। अब दूसरे की बात कर ली जाए तो जो दूसरा आपका है जैसे कि शिशुअवस्था, इन्होंने जन्म से लेकर उसको 14 डेज या 2 हफ्ते का माना था। ठीक है, ये रहा शिशुअवस्था। और इन्होंने अब बाल्यावस्था को बचपनावस्था कहा है, और कभी कभी बाल्यावस्था भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस के हिसाब से। फिलहाल इन्होंने बचपनावस्था कहा है। तो इसके बाद आ जाता है बचपनावस्था, और इन्होंने बचपनावस्था को जो है, बचपनावस्था की जो वो 2 सप्ताह से, यानी जो 14 डेज है वहाँ से लेके 2 ईयर तक कही है इन्होंने बात। ठीक है, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। और फिर उसके बाद आता है तीसरा पूर्व बचपनावस्था। पूर्व बचपनावस्था की बात कर ली जाए तो इन्होंने बताया है कि 3 वर्ष से 6 वर्ष इसके जो है अवधि बताई है। और फिर बाल्यावस्था की जब बात हो जाती है तो उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, ऐसी बात हो जाती है। उत्तर बाल्यावस्था की बात कर ली जाए तो जो है ये 6 वर्ष से 14 वर्ष, मतलब कि ईयर, 14 ईयर, 6 ईयर टू 14 ईयर, यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष का इन्होंने उत्तर बाल्यावस्था को माना है। बहुत ज़्यादा ये जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूर्व बचपनावस्था को जो है पूर्व बाल्यावस्था, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन में नहीं होना है। आगे देख लेते हैं। अब आता है किशोरावस्था या पूर्व किशोरावस्था। इन्होंने इसके पहले पूर्व किशोरावस्था दिया था। और पूर्व किशोरावस्था की बात कर ली जाए तो इन्होंने पूर्व किशोरावस्था को 11 से 17 वर्ष, ठीक है, 11 से 17 वर्ष। और फिर अवस्था को 17 से 21 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था को 21 से 14 ईयर या 40 ईयर, 40 वर्ष इन्होंने बात कही है। चलिए चलते हैं आगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। विकास की प्रक्रिया में मुख्य रूप है, क्या है? आकार व अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति, उपयुक्त तीनों। तो देखिए 10वें क्वेश्चन पे आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा विकास के बारे में हम डेफिनेटली बहुत सारी बातें कर चुके हैं, तो आप सही गेस करेंगे आई थिंक। और 25 में पूरे 25 मार्क होंगे आपके, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं ये आज के जो हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है। सही आंसर की बात कर ली जाए तो 10वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, उपयुक्त तीनों। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था है। देखिए हमेशा शैशवावस्था क्या है, ऑप्शन के हिसाब से हम चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि ऑप्शन कभी कभी आता है इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से दिया है तो यहाँ पे तो आंसर दूसरा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी शैशवावस्था की अवधि होती है और ये पूछा नहीं जाता क्लियरली कि किसके अनुसार, हरलॉक के अनुसार या थॉर्नडाइक साहब के अनुसार, किसी भी मनोवैज्ञानिक किस प्रकार से, लॉक के अनुसार है कि नहीं, और ब्रूस के अनुसार, बहुत सारे लोग हैं, या आपके जो है वाटसन साहब व्यवहारवाद के जो जनक हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से चीज़ें क्लियर हैं और ऑप्शन के हिसाब से चीज़ों को आपको चूज़ करना है। तो ऑप्शन की बात करें, समायोजन की अवस्था, शैशवावस्था समायोजन की अवस्था होती है, या आत्मनिर्भरता की अवस्था होती है, या समस्या की अवस्था होती है, या अनुकरण की अवस्था होती है। तो देखिए जब इसको आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि शैशवावस्था, यानी कि हरलॉक साहब की बात पर गौर किया जाए, इन्होंने जो कहा है कि जन्म से 14 डेज या जन्म से लेके 14 दिन तक जो वो समय होता है, क्या बच्चा वो आत्मनिर्भर तो नहीं हो सकता है कि नहीं? आत्मनिर्भरता तो आपको किशोरावस्था में लगभग आती है। ठीक है, समस्या की अवस्था आप बाल्यावस्था को कह सकते हैं, जिसको स्कूल की पहली अवस्था कहा जाता है। अनुकरण की अवस्था भी आप जो है आपको बाल्यावस्था में रख सकते हैं, जिसको आप 2 से 7 वर्ष नॉर्मली मानते हैं, जो अदर मनोवैज्ञानिकों की बात कही जाए तो हरलॉक जी को छोड़ दिया जाए तब। तो यहाँ पे जब शैशवावस्था की बात आती है तो शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, और वो आके इन्वायरमेंट में
अनुकूलन करने की कोशिश करता है, समायोजन करने की कोशिश करता है कि हम कहाँ पे आए हैं, किस प्रकार से लोग दिख रहे हैं। पहली बात तो उन्हें दिखाई नहीं देता अब उस तरह से, रंगों का कलर वो पहले नहीं पहचान पाते हैं। थोड़ी सी आपको अटपटी लगेगी चीज़, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको सही मानेंगे। आगे देखते हैं। हरलॉक के अनुसार बचपनावस्था की आयु है, जो अभी अभी हम लोगों ने टॉपिक बात कर ली, तो इस पे ज़्यादा बात तो करनी नहीं है। 2 से 5 वर्ष तक, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, या 2 सप्ताह से 1 वर्ष तक। तो 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक इन्होंने बचपनावस्था की बात कही है। और कौन सी बचपनावस्था आप जान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। पूर्व बाल्यावस्था है, देखिए ये अभी भी बात हो रही है हरलॉक जी के अनुसार, ठीक है। पराधीनता की अवस्था, पूर्वशालीय अवस्था, संवेदनशीलता की अवस्था, खतरनाक अवस्था। तो 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्वशालीय अवस्था है, पूर्व बाल्यावस्था। यानी कि इसमें जो बच्चा है वो समायोजन तो कर लिया होता है बाल्यावस्था में आके बच्चा, लेकिन वो अभी उतना प्रौढ़ नहीं हो पाता है जैसे कि बाल्यावस्था। जैसे कि बच्चा जो है बाल केंद्रीकरण में जब रहता है, वहाँ पे पूर्वशाली उसको बनने, विचारों को बनाने और खुद को संभालने में जो टाइम लगता है वो पूर्वशाली अवस्था जो है हरलॉक जी के अनुसार हो जाती है। आगे देखते हैं, किशोरावस्था वह अवस्था है जो लगभग होती है कितने वर्ष की, 12 से 20 वर्ष, 13 से 21 वर्ष, 16 से 18 वर्ष, या 12 से 18 वर्ष। तो 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 13 to 21 ईयर, ठीक है। किशोरावस्था जो लगभग समय हो जाएगी आपकी 13 से 21 वर्ष। आगे देखते हैं, 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं, 10, 15, 20 या 24 दांत। तो 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 दांत निकल जाते हैं 2 वर्ष तक, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर ली जाए कि पूर्व बाल्यावस्था होती है, कैसी होती है, 2 से 5 वर्ष तक की होती है, या 2 से 6 वर्ष तक, 3 से 5 वर्ष, या बहुत ज़्यादा। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा जो ऑप्शन है वो कहीं का सही नहीं है, ये तो पहले ही कट जाएगा आपका, ठीक है। तो सही आंसर की बात कर ली जाए, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं, तो सही आंसर की बात कर ली जाए 16 के, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 से 5 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था है। आगे देखते हैं, शैशवावस्था में रक्तचाप कैसा कितना होता है, किस प्रकार से होता है। ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, कम होता है, ज़्यादा होता है, बहुत कम होता है, या बहुत ज़्यादा होता है। तो सही आंसर की बात कर ली जाए 17 के, तो आप जानते हैं कम होता है, शैशवावस्था में ब्लड प्रेशर जो है बच्चों का वो कम होता है। आगे देखते हैं, बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, ठीक है। कारक है व्यायाम, स्वच्छता, पोषण और निद्रा। बालकों के शारीरिक विकास की जब बात की जाए तो 18 के सही आंसर की बात अगर करी जाए तो आप जानेंगे कि बच्चा अगर स्वस्थ है तो उसमें स्वच्छता और व्यायाम और जो है निद्रा, ये तीनों चीज़ें अच्छी होंगी। तो बच्चा जो है अगर पोषित है, पोषण बच्चे को बचपन से अगर अच्छा मिला है शैशवावस्था से, तो वो जो है गर्भावस्था से, क्योंकि जो पोषण है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, आप इस चीज़ को जानते हैं। आगे देखते हैं अगला क्या है बात है। अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो जो क्वेश्चन है वो है आपका 19, लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है किसका, पिट्यूटरी ग्रंथि का, थायराइड ग्रंथि का, क्लोम ग्रंथि का, या प्रजनन ग्रंथि का। तो ये बहुत ही आसान है, अगर आपने या तो आप अगर आप साइंस साइड से होंगे या हाई स्कूल तक अगर आपने भी बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको ये आसान ही लगेगा, क्योंकि बहुत ही इजी है ये। तो आपका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। आगे चलते हैं, क्रियात्मक विकास का अर्थ है, क्या है क्रियात्मक विकास का अर्थ, मांसपेशीय नियंत्रण, मांसपेशीय उचित संयोजन, मांसपेशियों का एकीकरण, उपयुक्त सभी। देखिए क्वेश्चन को अगर ऑप्शंस को समझे, मांसपेशीय नियंत्रण तब हो जाता है जब हम जैसा चाहें वैसे अपने मांसपेशियों को घुमा सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। मांसपेशीय उचित संयोजित कर सकते हैं कि जहाँ पे व्यवस्थित है हाथों की मांसपेशियाँ, पैरों की मांसपेशियाँ, इस तरह से मांसपेशियाँ अलग अलग हैं तो वो व्यवस्थित है। मांसपेशियों का एकीकरण, जैसे छोटा बच्चा होता है तो पहले उंगली वो जो है जो आपकी मुट्ठी है वो बंद नहीं कर पाता है, लेकिन धीरे धीरे सीखते सीखते जो बच्चा है एकीकरण, मांसपेशियों का एकीकरण करना जान जाता है और वो मुट्ठी बंद कर लेता है, तो ये एकीकरण हो जाता है। फिलहाल बात करते हैं, जब क्वेश्चन की बात आई है 20 की क्वेश्चन की, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा सही आंसर।
आगे चलते हैं, अगला देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि 21, वस्त्र पहनने के कौशल में बालिकाएं बालकों की तुलना में अधिक या जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेती हैं, क्यों? क्योंकि जो वस्त्र पहनने की बात हो रही है वो बालक की अपेक्षा बालिकाएं जल्दी सीख लेती हैं। तो उसका क्या रीज़न है, क्या कारण है? उनकी कलाई जो है लचीली होने के कारण मांसपेशी संयोजन आसानी से कर लेती हैं। वे बालकों से अधिक निपुण होती हैं। देखिए, किसी के बारे में अधिक की बात करना या कम की बात करना, ये जेंडर बायस की बात हो जाती है। तो वहाँ पे ये गलत हो जाएगा। सीखने की क्षमता अधिक होती है, वह अनुकरण में सीख जाती हैं। तो अनुकरण तो बच्चे और बालिकाओं जो है बालक और बालिकाओं दोनों को समान अनुकरण मिलता है, क्योंकि चाहे लड़का हो या लड़की, प्रत्येक के या हर एक के जो पेरेंट्स होते हैं या फैमिली वाले होते हैं, वो लोग शुरू से ही सिखाते हैं कि बेटा ये करिए, पापा बोलिए, मम्मी बोलिए, ऐसे सामान को उठाइए, उनको बाय करिए। ये सबको समान ही अनुकरण मिलते हैं। तो लेकिन सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो आंसर हो जाएगा वो 21 का हो जाएगा। पहला, उनकी कलाई लचीली होने के कारण मांसपेशी संयोजन वो आसानी से कर लेती हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बालकों में सीखने की क्रिया का विकास होता है कैसे? कब, किस अवस्था में होता है? 1 से वर्ष की अवस्था में, 1 से 2 वर्ष की अवस्था में, सॉरी 1 से 2 वर्ष की अवस्था में, 2 से 3 वर्ष की अवस्था में, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में, 4 से 5 वर्ष की अवस्था में। तो सही क्वेश्चन की बात कर ली जाए 22 के सही आंसर की, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 से 3 वर्ष की अवस्था में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है? बहुत ही नॉर्मल, अगर आपके घर में अगर छोटे बच्चे रहे होंगे तो आपने ये नोटिस किया होगा। 6 माह का, 7 माह का, 8 माह का या 9 माह का। तो सही आंसर की बात कर ली जाए तो देखिए, क्वेश्चन को समझिएगा, ऐसा नहीं कहिएगा कि 6 माह का, 9 माह का, गर्भाधान के बाद की बात हो रही है, ठीक है? जब बच्चे ने जन्म ले लिया है उसके बाद। तो कितने माह का बालक बिना सहारे का बैठ सकता है? तो 23 क्वेश्चन के आंसर की बात कर ली जाए, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 माह का। अब ये बताइए, आपके लिए ये क्वेश्चन है कि कितने माह का या कितने वर्ष का बच्चा होता है तो अपनी माँ को पहचानने लगता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। आई होप आप इसका आंसर ज़रूर करेंगे, या नहीं पता है तो कहीं से ढूंढेंगे, क्योंकि मैं मानती हूँ कि यहाँ से अगर आपके 10 कन्फ्यूजन दूर हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से कन्फ्यूजन बनेंगे नहीं। मुझे पता है कि क्योंकि सेल्फ स्टडी जो लोग करते हैं उन लोगों से ये हो जाता है कि जो लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं या बुक्स की हेल्प से पढ़ रहे हैं, तो ये रीज़न हो जाता है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। कुछ टीचर किस प्रकार से चीज़ों को समझाते हैं, कुछ टीचर किस प्रकार से समझाते हैं, तो वो बात हो जाती है। तो कन्फ्यूजन को खुद से दूर करिए, क्योंकि एक चीज़ सीखने के बदले आप 10 नई चीज़ों को सीखेंगे। चलिए फिलहाल सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत आते हैं। बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है अभी तक, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन चलते हैं सी टेट या यूपी टेट में, वो यहीं से हैं, ठीक है? जिसको सूक्ष्म कौशल या स्थूल कौशल के बारे में आप जानते हैं इस टाइम में, वो पकड़ना लिखना। देखिए, सूक्ष्म कौशल वो हो जाएगा जहाँ पे आपकी मांसपेशियाँ हैं वो कम काम करें, वो सूक्ष्म कौशल हो जाएगा, ठीक है? तो पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना, यह सभी। तो 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो हम पकड़ रहे हैं तो सिर्फ हाथों की मांसपेशियां, उंगलियों की मांसपेशियों का यूज हो रहा है, तो सूक्ष्म है। लिखना, लिखने का काम सिर्फ उंगली से कर रहे हैं। चित्र बनाना भी उंगली से कर रहे हैं। मांसपेशियों, देखिए अब ये जो है मेंटली की बात नहीं हो रही, फिजिकली चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो जो मांसपेशियां हैं आपकी, वो सिर्फ उंगलियों की ही मुड़ रही हैं इन तीनों में, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, आई होप आप इसको सही करेंगे। संदेशों के संवेगों, ठीक है, संवेग, संवेग यहाँ बनाइएगा। संवेगों के नियंत्रण की विधि स्वतंत्र अभिवृत्ति का प्रतिपादन किसने किया? रूसो, मोंटेसरी, दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है? मोंटेसरी जी जो है, उनकी जो पद्धति है, एक विधि है मोंटेसरी विधि, बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हमेशा पूछा जाता है, प्रसिद्ध है मोंटेसरी विधि। तो ये याद रखिएगा। फिलहाल 25 की आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेगों के नियंत्रण की विधि या स्वतंत्र अभिवृद्धि का प्रतिपादन किसने किया? रूसो जी ने किया। और संवेग की बात कर ली जाए तो ये जो है आपके मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत जो आपके मैकडूगल साहब ने दिया है,
तो ये रहे 25 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।